मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात कर रहे हैं जो अपन संघवाद पे बात कर रहे थे उसमें केंद्र व राज्यों के प्रशासनिक संबंधों के बारे में अपने विधायन संबंधों के परिप्रेक्ष्य के अंदर बात करी थी और जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था सैद्धांतिक आधार के ऊपर भारत का संघीय ढांचा केंद्र की ओर झुका हुआ दिखाई देता है। वही स्थिति अगर अपन देखें तो आगे प्रशासनिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य के अंदर नजर आती है। अनुच्छेद 256 में क्या कहा गया है, इसमें है कि ये प्रावधान है कि राज्यों का ये दायित्व है कि वह सत्यनिष्ठा व वफादारी से संसद के कानूनों और केंद्र के निर्देशों का पालन करे व उन्हें लागू करे। यानी कि ये एक तरह से ऐसा ओबीडियंट टाइप वाला मामला है कि आपको हर हालत के अंदर जो भी राज्यों के दायित्व हैं उनका एकदम सत्यनिष्ठा से पालन करेंगे और संसद के कानून और केंद्र के निर्देशों का भी पालन करते रहेंगे और उन्हें लागू भी करेंगे। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 257 में क्या कहा गया है कि केंद्र समय समय पर राज्यों को आवश्यक निर्देश भेज सकता है। केंद्र की संपत्ति राज्यों में है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्यों पर है, इसलिए मुख्यमंत्री किसी भी समय केंद्र से कह सकता है कि सीआरपीएफ या बीएसएफ या सेना भेजी जाए। वह ऐसे में केंद्र तुरंत कार्रवाई करेगा। लेकिन परंपरा ये पड़ चुकी है यदि केंद्र चाहे तो मुख्यमंत्री से पूछे बिना भी कोई अर्धसैनिक बल राज्यों में भेज सकता है। इस प्रकार की स्थितियां इसके अंदर है। ये प्रकार की स्थिति के में कह सकते हैं कि केंद्र कितना ज़्यादा स्थिति के अंदर है कि वो अपने आप के अंदर है। और अगर हम देखें तो इसके अतिरिक्त कुछ इस प्रकार के अगर हम इन दोनों अनुच्छेदों के बाद देखें इस प्रकार के कई संगठन व संस्थाएं भी हैं जो पूरी तरह से केंद्र के पक्ष में काम करती हैं। जैसे अंतर्राज्य परिषद का इसका प्रावधान अनुच्छेद 263 के अंदर किया गया है। राष्ट्रपति इसका गठन करता है, प्रधानमंत्री इसका सदैव अध्यक्ष होता है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के आपसी विवादों की जांच करना व सामान्य हित में निर्णय करना। अब यहाँ पर जो ये बात की गई है कि सामान्य हित के अंदर निर्णय करने के बाद अब सामान्य हित किसने देखा, सामान्य हित ये बिल्कुल बंदर बिल्ली वाली स्थिति है, तराजू लेके बैठने वाली के जहाँ पर राज्य के मामले में केंद्र देखता है कि उसका हित किस में है और उसी के आधार के ऊपर वो ये देखता रहता है कि किसके पक्ष में करना है, किसके विरोध में करना है, खुद के राज्य किस में जो सरकार है उसके पक्ष में करना है या जहां पर चुनाव होने वाले उसके अंदर कर रहा है। तो यहां पर केंद्र पूरी तरह से अंतर्राज्य परिषद का उपयोग इस रूप के अंदर कर सकने की स्थिति में होता है। अब जैसे पहले योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग क्या था, एक संवैधानिक संस्था नहीं थी, अतः इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया था। भूतपूर्व सोवियत संघ से प्रेरणा ग्रहण करके 1950 में इसका गठन किया गया। प्रधानमंत्री इसका सदैव अध्यक्ष होता था। एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी की जाती थी जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता था और इसमें 7 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते थे और कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इसमें रखा जाता था। इसका मुख्य कार्य क्या था कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। यानी एक ऐसी संस्था जो कि अपने आप के अंदर संवैधानिक संस्था नहीं थी, आज उसका दूसरा रूप अगर देखें वही नीति आयोग के रूप के अंदर आ चुका है, जो कि अपने आप के अंदर संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इन दोनों संस्थाओं को अगर अपन देखें रूप बदला है, नाम बदला है, बाकी रूप कोई नहीं बदला। यहाँ पर केंद्र अपने हिसाब से सारा काम करने की स्थिति के अंदर है। वो चाहे जो स्थिति योजना बनाने की स्थिति में जितने स्तर की योजना बनाना चाहे उस स्थिति में, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि स्थितियाँ किस तरीके की हैं कि जहाँ पर केंद्र अपने तरीके से सारी चीज़ों को देखने की, कई बार इसको सुपर कैबिनेट के रूप में बिहेव करने वाली स्थिति के रूप में भी देखा जाता रहा है और इसके ऊपर कई बार इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते रहे कि क्या योजना आयोग या नीति आयोग अपने आप के अंदर एक तरह से सुपर कैबिनेट की तरह बिहेव करते हैं क्या। इस प्रकार की स्थितियाँ इसके अंतर्गत हैं जो कि एक ऐसी स्थिति में जहाँ पर केंद्र को बहुत ही ज़्यादा दूसरे रूप के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर केंद्र का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद ये भी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका अर्थात ये भी इसका भी उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। 1952 में इसका गठन किया गया। प्रधानमंत्री इसका सदैव अध्यक्ष होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सभी सदस्य तथा कुछ केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है कि योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं का अंतिम रूप से स्वीकृति देना। आज नीति आयोग द्वारा योजना बना रहे हैं वो वाली स्वीकृतियाँ वाली स्थितियाँ। तो कहने का मतलब ये कि एक ऐसी स्थिति के अंदर है कि जहाँ पर इसके माध्यम से भी केंद्र अपने पक्ष के अंदर सारी चीज़ों को करने की स्थिति के अंदर है। फिर वित्त आयोग क्या, इसका अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति हर 5 वर्ष बाद या जब उचित समझेंगे वित्त आयोग का गठन करेंगे। इसमें एक अध्यक्ष
होता हैगा, वो 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कोई जाना माना व्यक्ति होता हैगा। इसमें 4 सदस्य या विशेषज्ञ होते हैं जो अर्थशास्त्र या वाणिज्य के में विशेष जानकारी रखते हों। इसका मुख्य कार्य केंद्र व राज्य के वित्तीय संबंधों का संचालन करना होता है, राज्यों के अनुदानों की सिफारिश करना होता है। यह आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और फिर इस रिपोर्ट को सरकार आवश्यक संशोधनों के साथ लागू करती है। इस रिपोर्ट में केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व वितरण के सूत्र दिए जाते हैं। अनुच्छेद 243(1), 243(y) के तहत राज्यों के वित्त आयोग को राज्यपाल नियुक्त करता हैगा। यह आयोग राज्य की सरकार, नगर निगम, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों के बीच धन के वितरण का सूत्र निश्चित करता हैगा। अगर हम यूँ देखने की कोशिश करें तो एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर राज्यों की स्थिति वित्त आयोग के सामने एक प्रकार के कटोरा लेके खड़े होने वाली जैसी कई बार होती है कि जहाँ पर जो अनुदान मिले, जितना पैसा मिला उतना मिल जाए, और इस कारण से केंद्र जैसा चाहता हैगा वैसा राज्यों से अपने पक्ष में कराने की स्थिति के अंदर होता है, जो कि अपने आप के अंदर एक अजीब सी स्थिति नजर आती है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि एक 7वां संशोधन था 1956 में, जिसमें अनुच्छेद 290(a) जोड़ा गया था, जिसमें देवासोम निधि फंड की व्यवस्था है। इसमें केरल की सरकार जो है वो 46.1/2 लाख वार्षिक तथा तमिलनाडु की सरकार 13.1/2 लाख वार्षिक रुपए देती है, जो कि मंदिरों के रखरखाव के लिए हैं। पहले ये मंदिर त्रावणकोर रियासत के राजा के अधीन थे और वे इसके रखरखाव करते थे। अब ये भुगतान केरल व तमिलनाडु राज्यों की राज्य संचित निधि पर भार है। इस पर विधानसभा में बिल्कुल बहस नहीं हो सकती, क्योंकि ये संचित निधि पर भार है। ये एक तरह की व्यवस्था है, छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जिससे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है देवासोम निधि फंड क्या है। ये असल में केरल व तमिलनाडु सरकार के एक छोटा फंड है, जो कि मंदिरों के रखरखाव के लिए पैसा जो दिया जाता है वो इसके अंतर्गत रखा गया है। आज यहाँ तक, बाकी बात कल। थैंक यू सो मच।